नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि बोर्ड ने ये जो पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं जो पेपर जो पार्ट फर्स्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था L1 का, उसकी आंसर की बात करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस आंसर की में जो भी आंसर आपको बता रहे बिल्कुल ऑथेंटिक है। जब बोर्ड की आंसर किया है तो आप बिल्कुल मिला के इस चीज़ को कन्फर्म ज़रूर करना। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, पेपर की बात करें, पेपर के क्वेश्चनों की बात करें तो एवरेज पेपर था। ये अपन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से स्टूडेंट को सोचने पर ज़रूर विवश किया है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत किए। L1 की मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन इनमें से असत्य है। आपके सामने ऑप्शन आई। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो पहला कथन जो है वो यहाँ पे गलत हो गया। अब बाकी की और देखते हैं। मैं इसको आपको समझाऊंगा भी साथ में, इसको उसके साथ ही ये मैं आपको जो ऑप्शन बताऊंगा, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा। बी ऑप्शन है इसमें, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे का जो विकास होता है, दिशा के आधार पर बात करें, दिशा के आधार पर अपन बात करें तो एक तो होता है शीर्ष पदाभिमुख, सिर से पैरों की ओर, और उसका केंद्र से बाहर की ओर, जिसको अपन कह सकते हैं एकीकृत पूर्ण के रूप में। तो इसका ये कथन तो क्या हो गया, ये कथन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। तो विकास के जितने भी पहलू हैं वो एक दूसरे से सहसंबंधित होते हैं, ना कि स्वतंत्र होते हैं। चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सांवेगिक पक्ष हो, एक पक्ष का दूसरे पक्ष के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो अपन कह सकते हैं, जैसे बात करते हैं अनुक्रमिक प्रक्रिया, जैसे शिशुअवस्था कह सकते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके अलावा अपन कह सकते हैं क्रमिक प्रक्रिया, जैसे बालक सबसे पहले घुटनों के बल चलेगा, उसके बाद में वो खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद में वो चलना सीखेगा, और उसके बाद में दौड़ना सीखेगा। तो 3 इसमें कथन सही है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया इनमें से कौन सा असत्य, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ऑप्शन ये है यहाँ पे, क्या होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन। देखिए, अधिगम जो होता है वो अलग है, यहाँ पे स्थायी परिवर्तन हो, यहाँ पे क्रमबद्ध और प्रगतिशील जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए वृद्धि, बी विकास, सी शारीरिक बदलाव, और डी है मानसिक परिवर्तन। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। परिपक्वता अनुभव के कारण जो क्रमबद्ध या प्रगतिशील जो परिवर्तन होते हैं उसको अपन विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन यानी प्री प्री अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है RTET 2011 में क्वेश्चन आया था। मैंने एग्ज़ाम के पहले दिन RTET 2011 का पेपर भी सोल्व करवाया था, और उसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से पढ़े हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि उसमें एक ऑप्शन अलग चेंज कर दिया था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी विशेषता नहीं, कौन सी नहीं है, अनुकरणीय आयु। बिल्कुल, इसमें बालक जो है अनुकरण करता है, अनुकरण के माध्यम से उसमें भाषा का विकास होता है। अब आपके सामने खिलौनों की आयु, जो अपन कह सकते हैं टॉय एज, वो भी है। अब यहाँ पे बात आती है सवाल करने की आयु, कि बच्चा जो 3 अपन कह सकते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं कि वो जो 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो उसके सामने बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती, इसलिए उसकी जिज्ञासा होती है, तो वो जिज्ञासा का समाधान करेगा सवाल करके। और प्राग टोली आयु, प्री गैंग ऑप्शन पिछली बार था तो उसमें वो भी माना गया था। तो हालांकि उसको जो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये 3 तो इसकी विशेषताएं हैं, और पिछली बार इसमें ये डी है वो भी इसमें ऑप्शन में सही माना गया था। तो अब आपके सामने ऑप्शन 4 है। ठीक है, चारों ऑप्शन इस विशेषता यानी गैंग एज से पहले की आयु है, उसको भी अपन जो ये अपन कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड को ही कहते हैं। तो चारों विशेषताएं यहाँ पे हो रही है। अब इसमें बोनस भी मिल सकता है, और अगर वायदा बोनस नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे केवल ए ऑप्शन होने की संभावना है। मैंने कह दिया है कि ये जो है बोनस में जाएगा निश्चित रूप से, और अगर फिर भी है तो बाकी 3 तो कन्फर्म है। बाकी यहाँ पे अपन कह सकते हैं उसका कोई नाम विशेषता प्री टोली आयु नहीं है, लेकिन अपन मानते हैं इस चीज़ को कि भाई गैंग एज से पहले की जो आयु वो प्री गैंग एज कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देख काफ़ी चर्चित है, नेचर वर्सेज नर्चर इसको कहते हैं। तो ये किससे संबंधित? आपके सामने ऑप्शन है आनुवांशिक एवं वातावरण, बी व्यवहार एवं वातावरण, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान और डी है वातावरण एवं पालन पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए जो नेचर जो है वो जेनेटिक है, नेचर प्रकृति, आनुवांशिकता प्रकृति और नर्चर वातावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। मेरे हिसाब से शायद ही किसी ने गलत किया। आपके सामने ऑप्शन है ए 130, बी 140, सी 55 और डी है 120। का राइट आंसर हो जाएगा 140, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपके सामने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान शिक्षकों या विद्यालयों को क्यों रखना चाहिए? प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने के लिए ये कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको विशिष्ट महसूस करवाएं। अपन कह सकते हैं फिर छात्रों के बीच में अंतर को कम करने के लिए, तो ये भी नहीं है। फिर छात्रों एवं छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर समझने के लिए ध्यान क्यों रखना चाहिए? यह समझने के लिए कि सीखने में कौन समर्थ है या कौन असमर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें ऑप्शन होता है डी कि कौन बालक समर्थ है, कौन यानी किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, कौन किस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 6 उसमें डी ऑप्शन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अपन को ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन भी होना चाहिए, लेकिन बात ये किसकी की जा रही है यहाँ पे? क्वेश्चन की लैंग्वेज स्कूलों को क्यों? यहाँ पे बात ये है कि स्कूलों को क्यों व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बात आपके ध्यान में है, यहाँ पे किसकी बात पूछी जा रही है? स्टूडेंट की बात ही नहीं की जा रही है भाई। छात्र को विशिष्ट महसूस कराने, नो, यहाँ पे बात की जा रही है स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता ध्यान रखना चाहिए क्यों। तो इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, यानी यहाँ पे आपको क्या है उसकी वास्तविक आयु आपको दे रखी है, उसकी वास्तविक आयु दे रखी है, लेकिन आपको मानसिक आयु नहीं दे रखी है। तो देखिए आप इसको ऑप्शन रख के भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने ऑप्शन है ए में 8, बी में 14 और सी में 15 और डी में 12। तो आप देख लीजिए मानसिक आयु सूत्र में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो अपन इसका राइट आंसर जो डी हो जाता है। मैंने इसको पहले सोल्व कर लिया, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हो। तो आप देख लीजिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो ये कट गया 3 बार और ये 4 बार, तो देख लीजिए 75। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि इसमें जो IQ कितनी आ रही है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल या सैम्पलिंग, अब थ्योरी भी अपन जिसको कहते हैं, न्यादर्श भी अपन इसको कहते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यादर्श भी इसको कह सकते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी गिलफोर्ड और डी है थॉमसन। तो जो सैम्पलिंग जो थ्योरी है वो किसकी है? थॉमसन की है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इसमें आपको प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है निर्धारण मापनी, बी अवलोकन, सी साक्षात्कार और डी है कथानक संप्रत्यय परीक्षण। तो ये जो है TAT है, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये किसके अंतर्गत आती है? प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। आप सबको बताइए, मेरे साथ इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता की बात की गई है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए अति सक्रियता, बी है कम बोधगम्यता, सी अभिसारी चिंतन और डी अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता जो अपन कह सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, यानी जिसको अपन कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर जो थिंकिंग होती है वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? इनमें से कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देती है? आपके सामने ऑप्शन है ए तीव्र चिंता, बिल्कुल नहीं होगा।
अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, तो ये भी देखिए नेगेटिव है। बीमारी का डर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में डी। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नव्यता, ठीक है, अभिव्यक्ति में नव्यता, बी है जिज्ञासा, सी है वार्तालाप प्रियता, और डी है अति सक्रियता, ठीक है। अब देखिए काफ़ी कंफ्यूज क्वेश्चन है, अपन कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति में नव्यता तो जो है सृजनशील बालक की विशेषता होती है। अब आपके सामने ऑप्शन हो रहा है जिज्ञासा, ठीक है, जो यहाँ पे नव्यता मौलिकता जो है वो सृजनशील बालक की, अब जिज्ञासा है, फिर है वार्तालाप प्रियता, ठीक है, और एक ऑप्शन आपके सामने है अति सक्रियता। तो आप देखिए इसमें 2 नंबर का ऑप्शन किस किस में हो रहा है, एक तो बी में हो रहा है और एक सी में हो रहा है, ठीक है। तो एक तो है बी, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं एक इसमें एक अभी, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा अभिव्यक्ति में नव्यता। तो अब आपके सामने ऑप्शन बचता है कौन कौन सा, इसमें आपके सामने ऑप्शन बचता है ये सी में 2 और 4 अति सक्रियता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे अनुसार सी ऑप्शन। यानी जो प्रतिभाशाली बालक है उसमें एक चीज़ है जिज्ञासा, जिज्ञासा तो है, ठीक है। अब इसमें अभिव्यक्ति में नव्यता तो नहीं होगी, तो 1 नंबर वाला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, ठीक है। तो वो जो है सृजनशील बालक की विशेषता है, तो ये ऑप्शन कट गया यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये 2 ऑप्शन। अब आपके सामने ऑप्शन बचे हैं सी और डी, तो यहाँ पे देखिए डी में क्या दे रखा है 3 और 4, तो जिज्ञासा है वो होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन के देखते हुए अब इसमें राइट आंसर होता है सी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, बुद्धिलब्धि के लिए मानसिक जो निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? बुद्धिलब्धि का जो फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, आप सबको पता है। आपके सामने ऑप्शन है विलियम स्टर्न, बी टर्मन, सी बिने और डी गाल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। यानी अपन कह सकते हैं ये जो बच्चा है औसत से अधिक है, हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, ठीक है। उसके गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक है, गणित में क्या है ग्रेड अधिक है, लेखन कौशल में भी वह अच्छा है, ठीक है। रवि में अधिक संभावना है। तो देखिए गणित में अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर आपने इसी में देर का लेखन कौशल में अच्छा, लेखन कौशल होता है डिस्ग्राफिया, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे, डिस्लेक्सिया और डिस्पेजिया। तो जो पठन संबंधी विकार की बात कर रही है, यहाँ पे कौन सा हो रहा है? पढ़ने संबंधी, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके तो पठन संबंधी जो विकार है आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा है। बस आपको कह सकते हैं कि नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों चैनल पे जो नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो लेवल 2 के भी जो तीनों शिफ्ट है उसके मैं आंसर की सोल्व करवा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से। तो जो भी चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है वो इसमें जो बोलने से संबंधित है, आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो प्रक्रिया दिगम की जो परिभाषा है किसने दी? आपके सामने ऑप्शन है स्किनर, बी वुडवर्थ, सी क्रोयोग्रो और डी है गेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। तो जो चीज़ सीखी है उसी को अप्लाइड किया है, ठीक है। तो वो उसके आगे काम में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नकारात्मक स्थानांतरण, बी सकारात्मक स्थानांतरण, सी द्विपक्षीय अंतरण और डी है शून्य अंतरण। दोस्तों अगर आपको इसमें ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, अगर क्षैतिज, पार्श्वीय, ऊर्ध्व, अनुक्रमिक अगर ये ऑप्शन है तो निश्चित रूप से आप सोचने पर विवश होते हैं। तो वैसे उस अंतरण की बात करें तो वहाँ पे पार्श्विक अंतरण होता है, और यहाँ पे अपन बात करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना, ठीक है, 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक इच्छाओं का होना कहलाता है क्या? आपके सामने ऑप्शन है द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता और डी दबाव। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 में डी। यानी आपके सामने दो मिठाइयाँ हैं, ठीक है, या हो सकता है दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं हो, दोनों में से अगर आपको एक खाना है तो वहाँ पे वो विपरीत, या आपके सामने दो पोशाक है और दोनों ही आपको पसंद नहीं है और उन दोनों में से आपको एक खरीदनी पड़ रही है, तो वैसी स्थिति में वो जो द्वंद्व की स्थिति आपके लिए बनती है। क्वेश्चन नंबर आगे अपन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है जिसको अपन उपागम उपागम, और जो नेगेटिव होता है उसको अपन कह सकते हैं त्याज्य त्याज्य, या अपन कह सकते हैं उसको, हाँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्विलन का सिद्धांत भी कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, बी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और डी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्रिया प्रसूत में आप सबको पता है सिद्धांत कौन सा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 जो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा, इसमें निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आपके सामने ऑप्शन है वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त, आपको आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की गई, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके, तो यहाँ उपहार आ गया, तो आप मान के चलिए वो बाहरी अभिप्रेरणा है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके उसे वह टीवी देख सके, तो ये भी क्या है यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ रहा है। सी है इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना है, तो वो सामाजिक अभिप्रेरणाओं के अंतर्गत आते हैं। अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, तो ये भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गया, तो तीनों बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत है। अब इसका आपके सामने ऑप्शन बचा डी, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, तो जानकारी प्राप्त करना एक व्यक्तिगत है जो आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? आपके सामने है थार्डेक ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया, स्किनर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया, कॉलर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया। ये जो है आपके सामने ऑप्शन कौन, डी ब्लूम, इसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21 है, बार बार बच्चों को सजा से बचने, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर स्टूडेंट इसमें गलती अधिकतर स्टूडेंट्स ने की है। अगर स्टूडेंट इसको अच्छे से समझे है तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का भी आंसर उन्होंने सही दिया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मान रहा हूँ कि लगभग 20 से 25-30% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा, बाकी अधिकतर स्टूडेंट ने इसको गलत किया। यहाँ पे बार बार बच्चों को सजा से बचना और इनाम पाने के लिए, हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने इसको 5 बार भी पढ़ा होगा, इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए करना, यानी इसकी लैंग्वेज ही निश्चित रूप से आपको 1 बार 2 बार में समझ में नहीं आएगी। बार बार बच्चों को सजा से बचना, इसको 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, इनाम पाने के लिए, फिर है सीखने की गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए कहना। यानी क्या है यहाँ पे, एक तो सजा से बचने की बात की गई और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ इनाम पाने की जो है ये बाहरी प्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है, और इनाम की बात की जा रही है तो ये आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत वैसे ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो आपने इसको साइड में कर लिया। अब आपके सामने बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय, यानी आपको एक बात है कि आपको सजा और इसके बजाय आपको सीखने की गतिविधियों में संलग्न रहने के लिए कहना, सजा से बचना और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में, या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न रखने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय, ठीक है, महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। महारत हासिल, यानी महारत हासिल कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पे। देखिए मास्टरी, आप अपने विषय में आपको कुशलता प्राप्त करनी है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये बात लागू हो रही है टोलमैन का अव्यक्त सिद्धांत की। टोलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत है, मेरे अनुभव अनुसार बता रहा हूँ मैं, टोलमैन का जो अव्यक्त ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि आप जब तक व्यक्ति को उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने वाली हो, तब तक उसे वो कार्य उतना बेटर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसको लगे कि यहाँ पे ये कार्य हमको बेटर तरीके से करना चाहिए, तो हर व्यक्ति को पुनर्बल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको छोड़ देना चाहिए। मेन चीज़ है आपको सीखना चाहिए। मेन चीज़ यहाँ पे क्या, टोलमैन की जो थ्योरी कहती है उद्देश्यवाद अव्यक्त सिद्धांत,
कि व्यक्ति को सीखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि मैं इसलिए सीख रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिलेगा। तो ये बात जो है यहाँ पे कि बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित। तो महारत हासिल करना इसका मतलब कोई नेगेटिव नहीं है, ये है कि अपनी कुशलता, मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हो रहा है सी। बाकी अब देखिए अधिकतर जो आंसर गलत भी बताएंगे निश्चित रूप से, लेकिन फाइनल जो आंसर की उसमें निश्चित रूप से आपको सी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। आपके सामने ऑप्शन है ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे और डी 48 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। उत्तम परीक्षण में देखिए विश्वसनीयता आती है, वैधता आती है, वस्तुनिष्ठता आती है, लेकिन जो डी है वो नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ए अध्यापक, बिल्कुल नहीं, बी बच्चा, सी विषय वस्तु और डी है वातावरण। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके। आज के समय जो अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव जो टीचर्स होते हैं, एक तरीके रचनावादी भी अपन जनरली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कक्षा में शिक्षक व्याख्यान के नोट्स ले सके, नहीं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। तो इसका राइट आंसर हो गया छात्रों शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, सामाजिक अंतःक्रिया हो, जो अपन कह सकते हैं वाइगोत्स्की की बात। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। आपको देखना है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है। आपके सामने ऑप्शन है, एक अनुदेंद्रिय अनुसंधान, बी है एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सी है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, और डी है सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने इसमें गलत किया हो, इसका राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, आपको जो महत्वपूर्ण बात है, क्या क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य कोई सामाजिक आर्थिक उद्देश्य थोड़ी होता है। इसका उद्देश्य है कि जिससे तत्काल समस्या को, जो उन लोगों से जुड़ी हुई, जैसे विद्यालय स्तर की कोई समस्या है तो उससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, वो क्रियात्मक। आपको ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से भी कोई विशेषज्ञ आएगा उस समस्या का समाधान करने के लिए, यही तो क्रियात्मक अनुसंधान है। वो सब चीज़ें तो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत होती है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। देखिए NCF जो 2005 है वो व्यवहारवादी नहीं है, बल्कि रचनावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। रचनावाद या अपन कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद। अब निर्मितवाद के अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका, अगर वो चीज़ आपने पढ़ी है, आपके सामने ऑप्शन अनुमोदक, बी सुविधादाता, सी आधिकारिक और डी है तानाशाह। तो आपको खुद को भी पता है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुविधादाता। एक शिक्षक जो है उन बालों के साथ सक्रिय रूप से कोई अंतक्रिया नहीं करता है, वो उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सुविधादाता के रूप में होता है। जो आपने पढ़ा होगा वाइगोत्स्की का जो अपन कह सकते हैं उसको स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग का मतलब यही है सुविधादाता एक तरीके से। कि जैसे जो पाड़ मचान होता है वो एक तरीके से क्या करता है कि उस व्यक्ति को सहायता तभी तक मिलती है जब तक उसको ज़रूरत हो। जैसे एक बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है तो वो टीचर उसकी सहायता या उसके घर वाले तभी तक उसकी साथ या उसकी हेल्प करते हैं जब तक वो साइकिल चलाना नहीं सीख जाए। जैसे वो साइकिल सीख जाए तो वो छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर वो उसके लिए क्या है, घर के जो सदस्य वो सुविधादाता के रूप में है। वैसे ही क्या है, एक शिक्षक भी क्या है, NCF में ये मानता है कि शिक्षक ज्ञान देने वाला नहीं है, शिक्षक बच्चे के पास पहले से ज्ञान है। निर्मितवाद ये मानता है, निर्मितवाद मानता है कि बच्चे के पास पहले से ज्ञान है। शिक्षक एक सुविधादाता है जो उसको थोड़ा सा उसको सहारा देकर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वो कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। ये चीज़ आप मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने की। देखिए कोई लेबल नहीं लगाना है। मैंने इससे पहले जो आंसर किया, जो इसमें टेस्ट सीरीज करा उसमें स्पष्ट रूप से कह रखा है। अगर आप निश्चित रूप से अभी क्वेश्चन के जो अलग ऑप्शन देखोगे तो आपको ये चीज़ों का पता अपने आप चल जाएगा। तो बी ऑप्शन है, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता है। देखिए तो ये कथन नहीं होगा, औपचारिक उपाय की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है।
मूल्यांकन की विषय सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करना। तो ये तो निदानात्मक परीक्षण हो सकता है, कई स्टूडेंट ने ये किया। क्वेश्चन नंबर 28 की जो मैं बात करूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप देख लीजिए, जब फाइनल आंसर किया है तो निश्चित रूप से आपको डी ऑप्शन मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखना। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन का मतलब जब व्यक्ति का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा, सर्वांगीण विकास, और उस उद्देश्य के लिए उसको शिक्षा प्रदान करने में हम उसको सफल रहे। यानी अपन कर सकते हैं उसके जो 3 पक्ष हैं मोटे तौर पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, उन सभी का पक्ष, जो सभी पक्षों का विकास होगा तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति जो प्रोडक्टिव लाइफ, देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिव लाइफ, अगर आप इसकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी साथ में लेकर चलते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ताकि इससे रिलेटेड और भी चाहे मेंस हो चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उनके अच्छे लेवल के अगर मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपको तड़क भड़क, जो लोग बता रहे हैं आप कुछ पढ़ रहे हैं कुछ और है, जो चीज़ नहीं आने वाली वो चीज़ें आपको करवा रहे हैं, तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड मैटर पढ़िए ताकि वो आपके एग्ज़ाम में सहायक हो। आपको पता है कि आगे जो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो मेंस है उसमें माइनस मार्किंग है और वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आपको मैचिंग करना है इसमें। समीप दूराभिमुख दिशा ये कौन सी है? फिर है सिर पदाभिमुख दिशा, समीप दूरा केंद्र से बाहर की ओर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें ये केंद्र से, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो ए में क्या हो जाएगा आपको देखना है डी। ए में क्या हो रहा है? फिर है सिर पदाभिमुख, तो सिर से पैर की ओर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, दूसरे में सॉरी ए हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अंतर्व्यक्तिक और डी है अंतराव्यक्तिक विभिन्नता। देखिए आपने गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है पढ़ा है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे अंतर्व्यक्ति और अंतराव्यक्तिक दोनों को अच्छे से क्लियर किया गया है। और यहाँ पे अंतर्व्यक्तिक दो लोगों के बीच की जो होती है अंतर्व्यक्तिक होती है, ठीक है, दो लोगों की। तो यहाँ पे आप देखिए किसी एक बच्चे में विकास की दर, एक ही बच्चे की बात की जा रही है। फिर है विभिन्न बच्चे, तो यहाँ पे एक बच्चा ये और एक ये हो गया, तो सी में क्या करोगे आप बी करोगे भाई, क्या करोगे बी करोगे। अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, अंतर्व्यक्तिक अंतर्राष्ट्रीय दो लोगों या अपन के दो से अधिक के लिए, तो विभिन्न बच्चे की बात आ गई यहाँ पे आप तुरंत पकड़ लोगे। और अंतराव्यक्तिक जो खुद से जुड़ा हुआ है, किसी एक बच्चे, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, किसी एक बच्चे में विकास की दर, तो इसमें हो जाएगा सी। तो आप ऑप्शन देखिए किसमें डी ए बी सी, तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 इसका राइट आंसर हो जाता है ए। और अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 विकास। देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वहाँ पे वो चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि। बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे वो जो रटी हुई चीज़ यहाँ पे उसके लिए घातक हो जाती है। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये, जो आपको कितने आपके नंबर बन रहे हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं मनोविज्ञान में 30 में से। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और जो टेस्ट सीरीज़ है या इसके अलावा जो सेकंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में जो आंसर की है उसको भी मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को आप ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।